Hello everybody, welcome back to another lecture in monthly current affair for the month of December 2025. So दिसंबर महीना हो चुका है खत्म, नया साल आ चुका है। तो प्रीवियस महीने के हम पूरे करंट अफेयर को कैटेगरी वाइज वापस से पढ़ते हैं। जिन्होंने डेली या वीकली सीए पढ़ा होता है उनके लिए क्विक रिविजन होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है आप यहाँ से भी पूरे महीने को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं? आज हम कवर करेंगे डिफेंस। डिफेंस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, DRDO से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, कोई लॉन्च हुए हैं कुछ नेवल शिप्स या वेसल्स कमीशन की गई हैं, वो सब देखेंगे। वेपन या आर्टिलरी से रिलेटेड न्यूज़, तो व्हाटएवर या इंटरनेशनल डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, सब कुछ इस एक सेशन में कवर हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 सेशंस कंडक्ट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, मंथली सीए प्लेलिस्ट है 2025 की परचम चैनल के ऊपर। ओके, तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। जैसे कि पहला सेशन हमने इंपॉर्टेंट डेज का निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक के साथ याद किया था। दूसरे सेशन में हमने अपॉइंटमेंट बुक ओबिचुअरीज, ये भी निमोनिक्स के साथ किए थे। थर्ड सेशन में हमने अवार्ड्स और फिनांस को डिस्कस किया था, और आज है फोर्थ सेशन। ऑलराइट, चलिए जब ये सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे डिटेल वाले, तब एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अराउंड 200 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जहां से आप वन शॉट वीडियो उसको हम कहते हैं, वहां से आप पूरी तैयारी फटाफट रिकैप और क्वेश्चंस कैसे कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे महीने से बनेंगे वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हायर लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि PSCs दे रहे हैं, या फिर SSC का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें Tier 2 तक क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर का बहुत एलिमेंट होता है, तो वहाँ आप डिटेल वाले सेशंस देखिए। और अगर ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप वन शॉट से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चूज अकॉर्डिंगली। अगर आप कमीशन एग्जाम्स देने वाले हो, जैसे कि सर्विस कमीशंस, या टू पुट इट इन अ सिंपल मैनर, अगर आप सिविल सर्विसेज स्टेट या UPSC का देने वाले, या CDS जैसे एग्जाम देने वाले हो, तो आई वुड एडवाइज यू या तो डेली सीए फॉलो कीजिए, नहीं तो डिटेल वाले मंथली सेशन जरूर से फॉलो करेंगे आप। ओके, चलिए। ओके, सो सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डबल L नहीं आएगा मिलिट्री में, सिंगल L आएगा। ओके, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से शुरुआत करते हैं और पहली न्यूज देखिए क्या आ रही है। 14th एडिशन इंडियन मालदीव्स बायलेटरल एक्सरसाइज का, और उसका नाम है एक्विरिन, और ये कहाँ हुआ? केरला के अंदर कंडक्ट किया गया। तो अब देखिए, जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, कौन सा एडिशन है एक्सरसाइज का, किन देशों के बीच में हुई है, कहाँ हुई है, पार्टिसिपेट किसने किया, जैसे इंडिया की साइड से किसने किया, सामने वाली कंट्री के साइड से किसने किया, सबसे पहला एडिशन कब हुआ था, क्यों हुई है ये एक्सरसाइज, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। एक्सट्रीम केस के अंदर डेट भी पूछ ली जाती है, याद रख सकें, ठीक है, नहीं रख सकें छोड़ दीजिएगा। सो 14th एडिशन है, इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है एक्विरिन। एक्विरिन का मतलब होता है फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स, एक्विरिन मीनिंग फ्रेंड्स। सो इंडिया एंड मालदीव, देखो मालदीव्स, मालदीव कैसे याद रखेंगे, पड़ोसी है हमारे, हाँ, समुद्री पड़ोसी तो है ना मालदीव्स, नहीं तो जिसके पास है माल उसके हम हो गए फ्रेंड्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्विरिन है ना, एक ही ऑब्जेक्टिव है हमारी दोस्ती का, हमारी फ्रेंडशिप का, और वो है माल होना चाहिए। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। केरला के अंदर हुई है 2 से 15 दिसंबर। कब से शुरू की गई है? 2009 से की गई है। ओके, और दिवेई लैंग्वेज जो मालदीव्स की है, उसके अंदर एक्विरिन का मतलब फ्रेंड्स होता है। नाउ सिर्फ ये अकेली एक्सरसाइज नहीं है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और भी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि एक हमने एक्विरिन देख ली, एक एकथा भी होती है। एकथा पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, एकथा। ठीक है, तो पूरे जीवन में हम सबकी एक ही कथा है, माल कहाँ से आए, क्योंकि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। तो माल कथा है, और माल ही एक्विरिन का पीछे का बेस है, तो उससे मालदीव याद रख लीजिएगा। और देखिए, एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज भी होती है, दोस्ती। एक्विरिन का मतलब भी फ्रेंड्स होता है, दोस्ती भी फ्रेंड्स वाले एंगल पे है, तो मालदीव्स तो आपको याद रह जाएगा। दोस्ती एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है, यानी 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, मालदीव्स और तीसरा श्रीलंका, हमारा एक और बॉर्डर नेबर। ठीक है जी। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इन्फो भी हो गई हैं एक ही साथ में। नेक्स्ट आइए, इंडिया और नेपाल ने जॉइंट एक्सरसाइज होल्ड किया, और इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। कौन सी? सूर्य किरण। कैसे याद रखें? नेपाल इज नोन फॉर लॉफ्टी हिमालयाज ना, ऊंचे ऊंचे हिमालयाज नेपाल में देखने को मिलते हैं, तो बस इन्हीं के पीछे से सूर्य की किरण देख लीजिए। यस, सो नेपाल में से सूर्य की किरण बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे हिमालयस होते हैं, तो नेपाल और इंडिया के बीच में होती है सूर्य किरण। इस बार 19th एडिशन है इसका। काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड एक्सरसाइज है। टेररिस्ट अटैक हो तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज की गई। कहाँ हुई? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर।
तो यूजुअली जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं ना, यूजुअली एक बार एक देश में होती है, दूसरी बार दूसरे देश में होती है। तो इस बार सूर्य किरण उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ में नवंबर दिसंबर के बीच में हुई। इंडियन कंटिजेंट में 334 पर्सनल यानी कि 334 लोग हमारी साइड से मेजरली असम रेजिमेंट के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और नेपाल की साइड से भी इतने ही लोग थे देवी दत्ता रेजिमेंट के। ओके, सो फोकस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर था। एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, जंगल में वॉरफेयर कैसे करें, माउंटेन टेरेन में, और काउंटर टेररिज्म, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की गई। सो फार सो गुड। आइए एक कथा। तो एक था टाइगर, और ये एक कथा क्या है, दोस्ती और एक कथा और एक्वेरिन सब मालदीव्स के साथ में है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कथा का इस बार 8th एडिशन है जो कि कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवी और मालदीव्स की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उनके बीच में, यानी नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नेवीज पार्टिसिपेट करते हैं। 15 से 17 दिसंबर कहाँ कंडक्ट की गई, मालदीव्स में ही की गई, मालदीव्स के अंदर। जैसे हमने देखा था एक्वेरिन कहाँ हुई, इंडिया में हुई, एक कथा कहाँ हुई, मालदीव के अंदर हुई है। फाइन। और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसको अटेंड करने के लिए हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोपती जी भी पहुंचे थे, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारे डेप्यूटी पहुंच रहे हैं नेवी के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2017 से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो एक था और एक्वेरिन दोनों हम मालदीव्स के साथ में करते हैं, ठीक है। और दोस्ती इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होती है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इंडियन आर्मी कंटिजेंट पहुंचे थे यूएई, क्योंकि इंडिया यूएई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कंडक्ट की गई। डेजर्ट साइक्लोन, एक हमारे डेजर्ट है थार डेजर्ट और एक है यूएई के डेजर्ट, सफारी करते हैं वहां पे। यस, सो इंडिया और यूएई के बीच में होती है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। तो यूएई के डेजर्ट इमेजिन कर लीजिए, और इंडिया के डेजर्ट है ही, तो डेजर्ट साइक्लोन हम यूएई के साथ में कंडक्ट करते हैं। इस बार सेकेंड एडिशन था, देखो मतलब रिलेटिवली नई एक्सरसाइज है और इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सेकेंड एडिशन है, सबसे पहला 2024 में हुआ था। तो कहाँ हुई है, यूएई में, अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी के अंदर 18 से 30 दिसंबर। इंडियन कंटिजेंट से 45 लोग पहुंचे, और मेजरली द मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के लोग थे या पर्सनल थे विच पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया। यूएई लैंड फोर्सेस कंटिजेंट 53 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन ने पार्टिसिपेट किया। ओके, अब देखिए ये तो हो गई है कि ये जो एक्सरसाइज थी डेजर्ट साइक्लोन। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज देखिए, जायद तलवार। जायद तलवार, तो यूएई के शेख एकदम बातों बातों में तलवार निकाल लेते हैं। ये तलवार याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये इंडियन नेवी और यूएई नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है जायद तलवार। ये एडिशनल इन्फो है। तो डेजर्ट साइक्लोन भी इंडिया यूएई करते हैं, और जायद तलवार भी इंडिया और यूएई एक्सरसाइज करते हैं कंडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th एडिशन एक एक्सरसाइज का हुआ है। एक्सरसाइज का नाम है हरिमऊ शक्ति। कौन सी, हरिमऊ शक्ति। ध्यान रखिएगा, हरिमऊ। बहुत से बच्चे ना मालदीव्स और मलेशिया को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं, हाँ, तो मत होइएगा। मलेशिया, मालदीव अलग अलग कंट्रीज हैं, और मालदीव्स हमारे वाटर नेबर हैं, और मलेशिया थोड़ा साउथ ईस्ट में आता है, ठीक है, इंडोनेशिया के आसपास। तो ये जो हरिमऊ शक्ति है ना, इसमें हरि याद रखिए। हम हरि यानी कि विष्णु जी की जब पूजा करते हैं उनको हम माला पहना रहे हैं। हरि को हम क्या कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो मलेशिया, हरिमऊ शक्ति हम किसके साथ करते हैं, मलेशियन आर्मी के साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हरिमऊ शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। हरि को पहनाइए माला। ओके, माला से मलेशिया याद रखिएगा। 5th एडिशन था, और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर राजस्थान में कंडक्ट की गई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में पड़ती है, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में 5 to 18 दिसंबर कंडक्ट की गई। अब पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, मलेशिया की तरफ से 25th बटालियन ने किया है। और फोकस क्या रहा है, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग ड्रिल्स कैसे करें, और डेजर्ट में अगर हमें मुठभेड़ करनी है, हमें कॉम्बैट करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस की गई। और इससे पहले जो एडिशन था, 4th एडिशन, देखो ये वाला तो अभी राजस्थान के अंदर इंडिया कंडक्ट कर रहा है। इससे पहले वाला जो एडिशन था वो मलेशिया ने कंडक्ट किया था, होस्ट किया था। फाइन, यहां तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखो समझाने की नहीं है, जहां पॉसिबल हिंट है मैं दे रही हूँ, बाकी फैक्चुअल डेटा है, आपको एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। और रिवीजन के लिए PDF वगैरह कहाँ मिलेंगे मैं लेटर ऑन बता दूंगी आपको।
China's military conducted Justice Mission 2025 live fire exercise around Taiwan. चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा क्लेम करता है। हालांकि एक सिविल वॉर हुआ था जिसके बाद ताइवान ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन चाइना उसको नहीं मानता और ये प्रेशर रहता है कि चाइना इज एन इंटीग्रल पार्ट, ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना कहीं ना कहीं इसके ऊपर दबाव बनाता रहता है। इसी दबाव को बनाने के लिए अभी एक एक्सरसाइज चाइना ने कंडक्ट की। उस एक्सरसाइज का नाम है जस्टिस मिशन 2025 कि भाई चाइना नीड्स जस्टिस। हाँ, सारे एक्सटर्नल पार्टीज और एक्सटर्नल कंट्रीज मत बोलो कि ताइवान अलग है और ताइवान आप भी थोड़ा संभल के रहो, चाइना को जस्टिस चाहिए। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, चाइना ने ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए दिसंबर के एंड के अंदर ये ड्रिल की है। तो अपनी जितनी भी एयर, नेवी और रॉकेट फोर्सेस थी वो ताइवान के आसपास उन्होंने ड्रिल के तौर पे यूज की है। किसने? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, जो कि चाइना की है। तो उन्होंने पूरे आइलैंड को एक तरह से ब्लॉक अगर करना चाहे चाइना तो कैसे कर सकता है, इसका सिमुलेशन किया, यानी इसका एक एग्जाम्पल पेश किया। साथ ही साथ वार्निंग के तौर पे देखी जा रही है एक्सरसाइज, ताइवान के लिए भी और एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए भी, जैसे कि यूएस है ना, डू नॉट इंटरवीन। तो ये पूरी कार्यक्रम रही है। ताइवान, लाइक आई टोल्ड यू, मेनलैंड चाइना से सेपरेट हो गया था सिविल वॉर के चलते 1949 में, और तब से वो अपना खुद का गवर्नेंस देख रहा है। हालांकि चाइना इस बात से खुश नहीं होता है। तो जस्टिस मिशन 2025 किसने कंडक्ट किया? चाइना ने। किसके अराउंड? ताइवान के अराउंड। ये देखो, ये ताइवान है, इसके अराउंड ये पूरा, ठीक है। चलो, और ऐसा नहीं पहली बार किया है, चाइना करता ही रहता है ये बहुत सारी एक्सरसाइज। 2024 में भी आप देखो जॉइंट स्वॉर्ड कंडक्ट की थी, फिर अभी जस्टिस मिशन कंडक्ट किया है ना। अब एक रीजनल लेवल की एक्सरसाइज देखते हैं, यानी कोई अलग अलग देश उसमें शामिल नहीं है, इंटरनली हमने की है। एंड दैट एक्सरसाइज इज रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, देखो वाटर पोल्यूशन यानी कि ऑयल स्पिल्स हो जाए, कभी बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, ऑयल्स लेकर के जा रहे हैं, स्पिलिंग हो जाती है, बहुत मरीन पोल्यूशन होता है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में उसको कॉम्बैट कैसे करें, उसको डील कैसे करें, इसके लिए एक लार्ज स्केल मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नाम क्या है? रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, RPREX। किसने कंडक्ट की है? सो इसको कंडक्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड, और साथ में आए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ONGC और ICG ने मिलकर किया है ऑफ द मुंबई कोस्ट, यानी मुंबई कोस्ट के अंदर पानी के टुवर्ड्स ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा पर अच्छा सेगमेंट होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को हमको मिलते हैं। तो आपको एक जगह सारा कंपाइलेशन मिल गया है, आप देख रहे हो, बहुत कैटेगोरिकली हम पढ़ेंगे, है ना। अब हम चलेंगे DRDO और अदर डिफेंस न्यूज़ पे, और इसमें भी पहले हम अगर कोई इंपॉर्टेंट डेज हैं डिफेंस रिलेटेड जो अभी ऑब्जर्व किए गए वो देखेंगे, और उसके बाद जितनी भी नेवल शिप्स या वेसल्स को लॉन्च किया गया है, इंडक्ट किया गया है, कमीशन या डीकमीशन किया गया है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर रिमेनिंग न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये सब करें उससे पहले जानकारी, हाँ जानकारी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो ईजी रहेगा सारे नए बच्चों के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, पूरे 2025 का करंट अफेयर अगर आपको एक जगह पे चाहिए अलॉन्ग विद द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये ईयर बुक है, करंट अफेयर ईयर बुक 2026 एडिशन इसका लॉन्च हो चुका है, जिसमें पूरे 2025 के करंट प्लस स्टैटिक मिल जाएंगे। ई बुक है, हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है। ई बुक है, कहाँ से ले सकते हैं? परचम ऐप पे जाके ले सकते हैं। परचम की वेबसाइट है parchamclasses.in, वहां से भी ले सकते हैं। जब आप उसको परचेज करेंगे एक जिप फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में तो सीधे सीधे मिल जाता है। तो परचम ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, बहुत कन्वीनियंस रहती है एप्लीकेशन पे चीज़ें देखने और पढ़ने में। अच्छा, एप्लीकेशन आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो वेब लगा करके, और ये सारी जानकारियाँ ना आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी वैसे तो। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए, आई फॉरगेट टू ऐड इट हियर ऑल द टाइम, 9929507407, ये परचम का हेल्पलाइन नंबर है। इसको फ़ोन में सेव कर लीजिए परचम हेल्पलाइन के नाम से। आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं, ऑब्वियसली 10 AM to 6 PM। और अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो हेल्पलाइन पे जो लोग बैठे हैं वो आपकी मदद के लिए बैठे हैं, दे आर नॉट सेल्स पीपल, ओके, सो दे विल सपोर्ट यू। आप परचम ऐप पे भी लिख सकते हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा रिजोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा देखिए, हर महीने ना 3 रिलीजेस होते हैं। अगेन सारे के सारे रिलीजेस PDF फॉर्म यानी ई बुक फॉर्म में होते हैं। तो ये मंथली मैगजीन है, हर महीने का करंट और स्टैटिक आपको मिलता है। ये सवाल ई बुक है, हर महीने के 400 क्वेश्चंस करंट अफेयर के विद एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और ये है रफ्तार,
यानी कि हेडलाइनर, सारे न्यूज़ हेडलाइन फॉर्मेट में, मेन पॉइंट्स फॉर्मेट में। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टूल है। ये तीनों आप parchamclasses.in से ले सकते हो। इनके सब्सक्रिप्शन भी हैं, तीनों के अलग अलग सब्सक्रिप्शन, सवाल का, रफ्तार का, मंथली करंट अफेयर का। आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप पे जा सकते हैं, जैसे मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन है। कुछ एक चीज़ें एडिशनल भी मिल जाती हैं इसमें। अगर आपको सब कुछ एक साथ चाहिए कि मैम सब एक ही बता दीजिए जहां सब कुछ मिल जाए, तो ये है आपके लिए करंट अफेयर कंप्लीट किट। दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट अफेयर्स दैट परचम ऑफर्स। ओके, पूरे साल भर का, जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 का भी अवेलेबल है। मतलब जुलाई 25 से लेकर जून 26 का भी अवेलेबल है। आप जो चाहे ले सकते हैं। इसमें आपको मंथली मैगजीन, सवाल, रफ्तार, हिंदू एनालिसिस, बैंकिंग, डेली, वीकली, 6 मंथली मैगजीन जो जनवरी टू जून आती है वो भी इसमें एडेड है। और देखिए ईयर बुक का लेटेस्ट एडिशन भी आपको इसमें मिल जाएगा, अलग से नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली होती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन है परचम एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। और फाइनली जो मैं पढ़ा रही हूं उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ बैंक में मिलेगा, और जो सब्सक्रिप्शंस मैंने आपको दिखाए वहां भी मिलेगा। ठीक है, इस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है मंथली का, एंड दैट इज वन शॉट जो मैं लूंगी ना, वो आपको वेबसाइट पे भी इंडिविजुअल परचेज के लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी ये जो मैं अलग अलग पार्ट्स लेती हूँ, ये सब आपको या तो पीडीएफ बैंक में या सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीडीएफ बैंक क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, जितने भी सेशंस आप यूट्यूब पे देखते हो ना, उन सभी के पीडीएफ यहाँ मिल जाते हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं, शुरू से लेके मतलब पिछले 2-3 साल तक के आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है। सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस का पीडीएफ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ मैं ढंग से बता दूं। जो भी कुछ लें, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, पोस्टर पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बाद में परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। 62nd रेजिंग डे ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी कहाँ तैनात रहती है? देखो इंडिया के अंदर ना 7 CAPF हैं। नए बच्चे अच्छे से समझो, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, ऐसी 7 हैं टोटल। उनमें से एक है SSB, सशस्त्र सीमा बल, और ये कहाँ तैनात रहती है? भूटान और नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे। तो इस SSB का रेजिंग डे, यानी जब ये इस्टेब्लिशमेंट में आई थी, वो अभी ऑब्जर्व किया गया। कौन सी तारीख को मनाया गया है? ये 20 दिसंबर को। ठीक है, 62nd रेजिंग डे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। ओके, और ये CAPF का हिस्सा है। इसके अलावा और कौन कौन से CAPF है? देखो ये लिखे हुए हैं, असम राइफल, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनमें सबसे पुराना असम राइफल्स है। तो ये 7 CAPF है और एक SSB। फाइन। तो SSB की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट वैसे तो 1963 के अंदर स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तौर पे हुई थी, और बाद में और क्यों किया गया था? चाइना के साथ में अग्रेशन हुआ था हमारे ना, चाइना इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसके बाद हमको ज़रूरत महसूस हुई कि नेपाल और भूटान बॉर्डर के आसपास भी हमको तैनाती रखनी चाहिए, और उसके बाद में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में यह आती है। और SSB पहली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने महिलाओं को अपने रैंक्स में शामिल किया था। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आज के टाइम में वो कौन सी CAPF है जिसमें मैक्सिमम फीमेल एडेड है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। सो ये समझ में आ गया, एस्टैब्लिशमेंट डे या फाउंडेशन डे या रेजिंग डे SSB का 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। फिर एक इंपॉर्टेंट डे देखिए, BSF ने ऑब्जर्व किया राजा मोहतम डे। राजा मोहतम डे, और कब? 11 दिसंबर को। और ये इसी बार ऑब्जर्व किया गया है, मतलब ये BSF ने ऑब्जर्व किया, इसी बार तो नहीं बोलना चाहिए, BSF ने इस डे को ऑब्जर्व किया है। क्यों? क्योंकि हम 1971 वॉर हीरोज, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, तो 1971 वॉर हीरोज ने, जिन्होंने रिकैप्चर किया फिरोजपुर पोस्ट को, फिरोजपुर पंजाब के अंदर, तो ये पोस्ट हमने वापस अपने कब्जे में ली। और उस दौरान जो लोग शहीद हुए, टोटल 20 सोल्जर्स हमारे ऐसे थे जो शहीद हुए थे। कहीं लिखा हुआ होगा, नॉट 20, आई एम सो सॉरी, 20 नहीं थे, 20 वॉज इन सम अदर वन। टोटल हमारे 9 कॉमरेड्स थे, है ना, और साथ में असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा जी थे।
तो टोटल 9 लोग हैं जिनको ऑनर करते हुए और हम राजा मोहतम डे ऑब्जर्व करते हैं। सो नेशन ने ऑनर किया महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट R.K. वाधवा जी या रामकृष्ण वाधवा जी को, जो BSF के थे, और उनके 8 कॉमरेड्स जिन्होंने राजा मोहतम पोस्ट जो कि फिरोजपुर पंजाब के अंदर थी उसको 1971 वॉर के अंदर अपने अंदर में वापस लिया था। ठीक है, R.K. वाधवा जी BSF के पहले और अकेले व्यक्ति हैं जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद आता है महावीर चक्र। तो BSF के पहले और अकेले ऑफिसर जिनको ये ऑनर मिला, पॉस्ट्यूमसली मिला, शहादत के बाद मिला, लेकिन R.K. वाधवा जी रहे। तो R.K. वाधवा जी और उनके 8 कॉमरेड्स को हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन राजा मोहतम डे के दिन। कब? 11 दिसंबर। ठीक है, अब देखते हैं जितनी भी लॉन्चिंग, डिलीवरिंग, कमिश्निंग, डीकमिश्निंग अलग अलग वेसल्स की हुई है उसके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए, ICG शिप इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है विग्रह। कौन सी शिप है? विग्रह। अच्छा, इसमें सिर्फ कमिश्निंग डीकमिश्निंग ही जरूरी नहीं है। अगर कोई वेसल कहीं किसी और देश पहुंचा है, न्यूज में रहा है, तो उस वेसल के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विग्रह और वो ऑपरेशनल विजिट पे गया जकार्ता, इंडोनेशिया। तो अब देखो, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा विग्रह अभी रिसेंटली कहाँ गया था, लेकिन INS विग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह की शिप है ये ICGS है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विग्रह, और ये अभी डिप्लॉयमेंट के लिए आसियान कंट्रीज, जो आसियान मेंबर्स है ना, तो उनके वहां डिप्लॉयमेंट के लिए गई थी। तो अब हमें विग्रह के बारे में पता होना चाहिए। इंडिजिनसली बिल्ड है, यानी भारत में ही बनाई गई है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, OPV। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का मतलब गश्त लगाने के, पानी में गश्त लगाने के काम में आती है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के अंडर में है ये। सो 21 में इसको कमीशन किया गया था, यानी सेवाओं में लिया गया था। विशाखापट्टनम बेस्ड है ये, और 7th नंबर की है विक्रम क्लास की OPV, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, और इसको L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया था, और अभी ये आसियान कंट्रीज में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजी जा रही है। नाम क्या है? विग्रह। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विग्रह। नेक्स्ट आइए, इंडिया टू इंडक्ट INS अरिधमान, 3rd इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो नेवल चीफ जो हमारे हैं उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम INS अर्धमान को इंडक्ट कर लेंगे। नेवल चीफ का नाम बता दीजिए, तीनों के नाम बता दीजिए। अभी इंडियन एयरफोर्स को कौन हेड कर रहे हैं, आर्मी को कौन हेड कर रहे हैं, और नेवी को कौन हेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड्स को कौन हेड कर रहे हैं। इन चारों के चीफ्स का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। आज का क्लास वर्क क्वेश्चन है ये। So India set to induct INS Ardaman nuclear submarine, INS Ardaman 3rd इंडिजिनसली बनी हुई, यानी भारत में ही बनी हुई न्यूक्लियर पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यानी कि बॉलिस्टिक मिसाइल जो इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड बॉलिस्टिक मिसाइल, राइट। और इसको हम SSBN भी बोलते हैं। SSBN का मतलब होता है शिप सबमर्सिबल बॉलिस्टिक न्यूक्लियर, शिप जो कि सबमर्सिबल है। ठीक है, यानी पनडुब्बी के तौर पे काम कर सकती है, बॉलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ती है, और न्यूक्लियर केपेबल होती है, यानी न्यूक्लियर वॉर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइन, कौन सी क्लास की है अर्धमान? ये अरिहंत क्लास की है। देखो, जब भी कोई शिप या वेसल बनता है, सबसे पहला वेसल उस क्लास का जो होता है उसी के नाम पे उस पूरे क्लास को जाना जाता है। तो ये अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे पहले INS अरिहंत और INS अरिघट, ठीक है, ये इसके 2 प्रेडिसेसर्स हैं, यानी ये ऑलरेडी इंडक्टेड हैं, ऑलरेडी कमीशन्ड हैं। और अब तीसरी जो बहुत जल्दी इंडक्ट की जाएगी वो है अरिधमान। तीनों का नाम ध्यान रखना, ये 3 हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। ओके, सो अरिहंत, अरिघाट और अरिधमान, ये दोनों कमीशन्ड हैं, ये अभी कमीशन नहीं हुई है। सो दीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर ATV प्रोजेक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तौर पे। किसकी लीडरशिप में बनाई जा रही है? शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम की लीडरशिप में बनाई जा रही है। 90% इंडिजिनस कंपोनेंट इसके अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है पनडुब्बी, जो कि न्यूक्लियर पावर रखती है अपने पास, वो लेट 1980s में शुरू हुआ। सबसे पहले INS अरिहंत थी, जिसको 2016 में कमीशन किया। लॉन्च और कमीशन का फर्क बता दूं, नए बच्चे ध्यान दीजिएगा। लॉन्च करना यानी कोई एक वेसल बन गया है, उसको पानी पे उतार दिया है, उसको कहते हैं लॉन्च करना। ठीक है, कमीशन करना यानी सेवाओं में ले लिया गया है, ऑपरेशनल कर दिया गया है। ओके, सो
इसी अरिहंत के साथ, आईएनएस अरिहंत के साथ हम 6th नेशन बन गए थे जिनके पास में अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स थी। देन उसके बाद अरिघाट को 2024 में कमीशन किया गया और बहुत ही जल्दी हम अर्धमान को भी कमीशन करेंगे। ठीक है, चलिए। इंडियन नेवी रिसीव्स अंजादीप, थर्ड इंडिजिनस ASW SWC। सो नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? एक तो आपको पता होना चाहिए ये जो वेसल है किस तरह का वेसल है, ठीक है, फिर कौन सी क्लास का है, कौन से नंबर का है, क्या काम करेगा। हाँ, सो इंडियन नेवी ने रिसीव किया है न्यू ASW SWC। ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वही पनडुब्बी वॉरफेयर में काम आएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ASW SWC शैलो वाटर, उथले पानी में भी काम कर जाता है। ओके, तो अंजदीप नाम का ये थर्ड ASW SWC है। 8 में से टोटल कितने बनने हैं? 8, उनमें से थर्ड है जो कि नेवी ने रिसीव कर लिया है। कहाँ रिसीव किया? चेन्नई में। किसके बिहाफ पे? ईस्टर्न नेवल कमांड के बिहाफ पे। ठीक है, नेवी के 3 कमांड हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो उसमें जो ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम बेस्ड, वहां पे फाइनली ये इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसको इंडिजिनसली डिजाइन और बिल्ड किया है GRSE कोलकाता ने। यस, कोई भी वेसल कहाँ बनाया गया वो इंपॉर्टेंट है, GRSE कोलकाता ने। और साथ ही साथ L&T शिपयार्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसका जो नाम है अंजदीप, ये अंजदीप आइलैंड जो कि करवर के ऑफ द कोस्ट है इनटू वाटर्स, उसके नाम पे रखा गया है। और इससे पहले भी अंजदीप थी जिसको कमीशन कर दिया गया था पहले, उसी के नाम पे अब ये नई वाली का नाम भी रखा गया है। ओके जी, तो लार्जेस्ट इंडियन वॉरशिप है विथ वाटर जेट प्रोपल्शन इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। इस तरह की बड़ी शिप में आती है ये। चले आगे। इंडियन नेवी विल कमीशन इंडिजिनसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड DSC डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 एट कोची। तो अब तो इसको कमीशन कर लिया गया है। तो इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है पहला, अब देखो फर्स्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला इंडिजिनसली बना हुआ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, यानी इस क्राफ्ट पे से डाइविंग गोताखोरों को सपोर्ट करेगी ये, और डाइविंग करके और जो भी हमें R&D करनी है या किसी चीज़ का पता लगाना है, कोई ऑपरेशंस को अंजाम देना है, वो करना पॉसिबल हो पाएगा। DSC A20 इसका नाम है। कहाँ कमीशन की गई है? कोची। ठीक है, सदर्न नेवल कमांड। अब क्वेश्चन आता है इसको बनाया किसने है? तो देखिए, ऐसे 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स बनने हैं और पांचों के पांचों टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता बनाएंगे। तो ये ध्यान रख लेंगे, पर्पस क्या है? डाइविंग और अंडर वाटर मिशन जो भी होंगे कोस्टल वाटर्स में, उनको अंजाम देने में काम आएगी। सो फार सो गुड, एनी ट्रबल स्टिल हियर? आई होप नॉट। चलिए, नेवी कमीशंस न्यू MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये जो न्यूज़ है ये MH-60R के बारे में, ये हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हमारी जो नेवी है उन्होंने अभी नए ये हेलीकॉप्टर्स कमीशन किए हैं, सेवाओं में लिए हैं। तो इंडियन नेवी कमीशंस दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 INS हंसा गोवा में। तो गोवा में INS हंसा पे कमीशन किया गया, यानी ये हेलीकॉप्टर्स वहां से ऑपरेट करेंगे। और ये जो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, जो पूरा एक जत्था या टीम आई है पूरे हेलीकॉप्टर्स की, ये कौन से हैं? INAS 335, ये सेकंड हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम है। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर्स कौन से? MH-60R, और इन हेलीकॉप्टर्स को रोमियो भी कहा जाता है। रोमियो, ये वही रोमियो है। ठीक है, हाँ, ओके। सो ये जो कमीशनिंग हुई थी इसमें दिनेश के त्रिपाठी जो हमारे नेवल स्टाफ के चीफ हैं वो भी मौजूद थे। तो न्यूज़ समझ में आ गई ना? MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका स्क्वाड्रन है, सेकंड स्क्वाड्रन, नाम है INAS 335, उसको कमीशन किया गया है गोवा में INS हंसा में। ओके, वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड ऑल वेदर मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी नेवी इनका इस्तेमाल करती है। और वैसे कौन बनाता है इनको? US की डिफेंस मेजर कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। तो US के हेलीकॉप्टर्स हैं और हमने इनको कमीशन किया है। इंडियन नेवी के अंदर ऑलरेडी 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स हमने ऑर्डर किए थे और वो जो डिलीवरी है वो अभी खत्म होने वाली है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें काफ़ी एडवांस वेपन्स लगे हुए होते हैं, जैसे टॉर्पीडोज, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एट्सेट्रा। फाइन। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अब ये है अमूल्य जिसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता है ना, प्राइसलेस। सो फास्ट पेट्रोल वेसल है FPV, फास्ट, तेज और गश्त लगाने के काम आता है, अमूल्य।
और इसको कमीशन कर लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड्स द्वारा। सो आईसीजी शिप अमूल्य कमीशन की गई है कहां? गोवा में। फाइन, नाउ दिस इज द थर्ड वेसल अदम्य क्लास का। सो अदम्य क्लास में सबसे पहले अदम्य, फिर अक्षर, और ये देखो तीसरा अमूल्य। अब इसको भी कमीशन कर लिया गया, बाकी सारे अभी कमीशन नहीं हुए हैं। सो किसने बनाया है इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा में ही कमीशन किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया है। मोर देन 60% इंडिजिनस कंटेंट है और फास्ट पेट्रोल वेसल है, काफी एडवांस इंजन्स लगे हुए। ये जो आपको डिटेल्स दिख रही है ना बच्चे, ये जो डिफेंस एग्जाम देंगे वो ज्यादा ध्यान दें, बाकी लोगों को इतनी डिटेल पूछी नहीं जाती है, पर हम देते हैं क्योंकि डिफेंस वाले बच्चे भी ये सेशंस देख रहे होते हैं। नेक्स्ट आइए, समुद्र प्रताप किस तरह का वेसल है भाई? समुद्र प्रताप, सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कमीशन इंडक्ट किया है। अच्छा, इंडक्शन और कमीशन में भी थोड़ा सा फर्क होता है ना? इंडक्टिंग इज कि आपने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया उसको, ओके, एंड नाउ यू आर कमीशनिंग। ये जनवरी में कमीशन हो चुका है, कमीशन यानी अब आपने उसको सेवाओं में ले लिया है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, अब क्योंकि पहला है अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे इसको इंडक्ट किया गया, मतलब वहां से हमने इसको ले लिया है। नाउ विल बी कमीशनिंग इट, विच वी इन जनवरी वी ऑलरेडी डन, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कमीशन हो गया है। सो फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, और अलग अलग पोल्यूशन, वही ऑयल स्पिल्स हो जाए या मरीन एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करने या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन करने, क्या बोल गई मैं, मान लीजिए कहीं पे किसी तरह की त्रासदी हो जाती है ना, डिजास्टर आ जाता है, तो वहाँ पे इसको भेजा जाएगा। ओके, पानी से रिलेटेड अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं, शिप उलट गई है, आग वाग लग गई है, ऑयल स्पिल्स हो गए हैं, तो दिस विल गो फाइन। इट इज द लार्जेस्ट शिप करंटली इन आईसीजी फ्लीट। इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट में सबसे बड़ी शिप अभी ये समुद्र प्रताप है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, आईएनएस सिंधु घोष। आईएनएस सिंधु घोष, अब ये कमीशनिंग नहीं है, ये डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन यानी उल्टा कर दो, कमीशन यानी सेवाओं में लेना, डीकमीशन यानी सेवाओं से बाहर कर देना, ठीक है। तो अब इट इज नो मोर इनटू यूज, डीकमीशन आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस, एक तरह से रिटायरमेंट हो गया है शिप का, और बहुत अदब के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ डीकमीशनिंग की जाती है, जैसे रिटायरमेंट होता है ना। सो ये लीड सबमरीन थी इंडियन नेवी की, 40 साल तक इन्होंने आईएनएस सिंधु घोष ने अपनी सर्विसेज दी हैं। डीकमीशनिंग सेरेमनी नेवल डॉकयार्ड मुंबई में की गई। कब से सेवाएं दे रही थी? 85 से। सिंधु घोष, तो ये कमीशनिंग, डीकमीशनिंग, इंडक्शन, जो भी वेसल रिलेटेड न्यूज थी हमने देख ली। अब आगे चलेंगे, खत्म नहीं हुआ है सेशन, पर उससे पहले जल्दी से एक इन्फो देते हैं। देखिए, YouTube से आप अपनी तैयारी कर ही रहे हो, करंट अफेयर की पूरी तैयारी आप YouTube से कर सकते हो, और जनरल अवेयरनेस और बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत डेप्थ में आप YouTube से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्जाम की गाइडेंस के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है, तो कोर्सेज अवेलेबल हैं। परचम ऐप पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे SSC वाले बच्चों के लिए पूरा कॉम्प्रहेंसिव बैच है विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी फ्यूचर में जितनी भी लाइव क्लासेस आएंगी आप सारी बार बार अटेंड कर सकते हो। सिमिलरली रेलवे वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है, जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये जॉइंट बैच ले सकते हो। इन सभी बैचेस के अंदर मेरा स्टैटिक जीके कोर्स भी शामिल है, जिसमें निमोनिक से मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके टॉपिक्स याद करवा रखे हैं। आप चाहें तो ये बैच अलग से भी ले सकते हैं, ओके। और भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, यू कैन चेक आउट परचम ऐप। देन जिनको टेस्ट सीरीज या ई बुक्स चाहिए, तो वो भी परचम ऐप पे है, अलग अलग एग्जामिनेशन की, 1 लाइनर्स, PYQ, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, यू कैन गो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़े, अब हम रिमेनिंग न्यूज देखते हैं डिफेंस सेगमेंट की, और फिर लास्ट में आपके लिए रिकॉल टेस्ट रखा गया है। यस, जो भी आप पढ़ रहे हो फटाफट से टेस्ट देके आपको चेक भी करना है, सब याद हुआ या नहीं हुआ, या क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। तो चलो आगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज, और ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने हिस्टोरिकली जिस तरह से नाव पहले चला करती थी वो वापस से बना करके इंडियन नेवी ने मिशन लॉन्च किया है। हम बात करें आईएनएस कौंडिन्य की। कौंडिन्य, तो आईएनएस कौंडिन्य अपनी मेडन सेल पे निकली थी दिसंबर के अंदर, इंडिया से कहाँ गई? ओमान। यस, और ओमान पहुंची है, या ओमान की जर्नी पे निकली है। तो देखते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य अपनी पहली मेडन यानी पहली ओवरसीज वॉयाज यानी जर्नी पे निकली है ओमान। तो भारत में
नेवल बेस करवर से पोरबंदर पहले इसको भेजा गया और वहां से फिर ये ओमान के लिए निकली है December 29 को। ये इस सेलिंग वेसल में खास बात क्या है, ये एक स्टिच्ड शिप है। जैसे पुराने ज़माने में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके, कॉयर, रोप्स वगैरह का इस्तेमाल करके जहाज़ बनाए जाते थे, नाव बनाई जाती थी, इसी तरह से स्टिच्ड शिप बनाई गई है और उसको यात्रा पे भेजा गया ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, किस तरह से इंडिया से लोग जर्नी करने निकलते थे अलग अलग देशों के लिए, हम उसको रीलिव कर सकें। ठीक है, इसलिए कौंडिन्य इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 16 इंडियन नेवी के पर्सनल बैठ करके और गए हैं। सो पोरबंदर टू ओमान। फाइन। ये जो शिप डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमने कैसे पिक किया कि हम इसी डिज़ाइन में बनाएंगे, तो देखिए 5th सेंचुरी की अजंता केव्स हैं। अजंता केव्स, अजंता एलोरा केव सुना है? अजंता केव्स में ना पेंटिंग्स हैं, पहले के ज़माने में किस तरह की नावें हुआ करती थी, शिप्स हुआ करती थी, उन्हीं को रिक्रिएट किया है ट्रेडिशनल स्टिचिंग टेक्निक्स के साथ में। ओके, तो इसके लिए जो आर्टिस्ट्स हैं वो कहाँ से आए? केरला से आए हैं। सिर्फ आर्टिजन्स जो नाव बनाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल नहीं किया गया, शिपराइट्स यानी ट्रेडिशनल जो लोग नाव बनाने में, जो नाव की सुंदरता और पूरा स्ट्रक्चर और टेक्निकलिटी में महारत रखते थे, उन्हीं के थ्रू बनवाई गई हैं। और किन किन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? कोकोनट फाइबर, वुडन जॉइनरी, कॉयर रोप, नेचुरल रेजिन्स, इन सब का इस्तेमाल करके और ये स्टिच शिप बनाई गई है। कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था पूरा कि हम एक स्टिच शिप बनाएंगे और उसको यात्रा पे भेजेंगे, ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट के तहत हुआ, यानी 3 पक्षों ने मिलकर अग्रीमेंट किया है। कौन है 3 पार्टीज? पता होना चाहिए। इंडियन नेवी है नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वाई? बिकॉज हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस का हिस्सा है ये। और तीसरा नाम याद रखिएगा, होदी इनोवेशंस गोवा, ओपीसी भी बोलते हैं इसको। ओके, होदी इनोवेशंस गोवा, ये 3rd पार्टी थी। और ये जो पूरी कौंडिन्य बनी है सेलिंग वेसल, इस पे आप ध्यान दीजिए, ये जो सेल्स है ना, ये जो आपको बड़े बड़े पर्दे दिख रहे हैं, इनके ऊपर क्या बना हुआ है, आगे यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो आइए, तो जो सेल्स हैं उनमें गंधभैरुंड एक 2-headed ईगल है, मिथिकल क्रीचर होता है, उसकी फोटो है और साथ ही साथ सूर्य की। तो एक पे गंधभैरुंड है और एक पे सन है। जो बो है यानी नाव का आगे का हिस्सा, उस पे सिंहयाली बना हुआ है। सिंहयाली साउथ इंडिया में काफी सारे पुराने मंदिरों में देखने को मिल जाएगा। सिंह, एलिफेंट, हॉर्स, विंग्स, ये सारे मिलाकर के क्रीचर होता है, मिथिकल क्रीचर। हड़प्पन स्टाइल का स्टोन एंकर है। और ये जो कौंडिन्य नाम है, ये कौंडिन्य क्यों चूज किया गया? बिकॉज लेजेंडरी इंडियन मैरिनर था कौंडिन्य नाम का, यानी एक ऐसा मैरिनर जो यात्राओं पे जाता था नाव पे, जो कि काफ़ी हमारी स्टोरीज में पॉपुलर है। वो पायरेट्स ने उनकी नाव लूट ली और किस तरह से फिर वो एक बीच पे गए और किस तरह से आगे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, लाइक दैट। तो कौंडिन्य वो एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है। ठीक है, स्टिच्ड शिप कौंडिन्य, याद रहेगा। ओके, कहाँ की यात्रा पे गई है? ओमान। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च ऑफ प्रोडक्शन वर्जन ऑफ हंसा एनजी ट्रेनर एयरक्राफ्ट। प्रोडक्शन वर्जन यानी कि एक सैंपल बना लिया गया है, अब इसी बेसिस पे मास प्रोडक्शन होगा। हम बात कर रहे हैं हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, यानी कि इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फ्लाइंग ट्रेनिंग। सो रिसेंटली CSIR के NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने डिजाइन करके लॉन्च किया है इस प्रोडक्शन वर्जन को, हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो जो फ्लाइंग पायलट्स वगैरह उनको ट्रेनिंग देने के लिए काम में लिया जाएगा। पहला भारत का बना हुआ हंसा NG। ओके, इसकी फीचर क्या है? 2 सीटर का है, लो विंग एयरक्राफ्ट है, परफॉर्मेंस 7 घंटे तक एंड्योरेंस है इसकी, और कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाया जाएगा इसके ऊपर। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हाई स्पीड टेस्ट ऑफ इंडिजिनस फाइटर एस्केप सिस्टम। हम देखते हैं ना, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ऊपर आग लग गई या विस्फोट हो गया, और किस तरह से हम हमारे पायलट्स को सेफली बाहर निकाल सकें, इस सिस्टम का सक्सेसफुल परीक्षण किया है DRDO ने। ओके, सो DRDO ने सक्सेसफुल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट किया है फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। लड़ाकू विमान जो होते हैं, राइट, जैसे तेजस है फॉर एग्जाम्पल, मिराज है, तो उनमें से कैसे आप फटाफट से निकल के आ सकते हो, उसका टेस्ट चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। और ये टेस्ट इन कोलैबोरेशन विद
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके साथ में कोलैबोरेट करके कंडक्ट किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया गलवान वॉर मेमोरियल। गलवान वॉर मेमोरियल कहाँ? लेह लद्दाख का जो आर्मी बेस है वहां पे पूरी सेरेमनी कंडक्ट की गई। और ये जो गलवान वॉर मेमोरियल है ये KM-120 पोस्ट, जो कि दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी, जिसे हम DSDBO रोड, जो पूरी ओल्डी रोड है उसके पास में ही ये है, ईस्ट ऑफ लद्दाख में गलवान वॉर मेमोरियल। और इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, बिकॉज इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे दुनिया में अपनी तरह का यही है, 14,500 फीट। ओके, गलवान वैली सुना होगा आपने, गलवान वैली का जो मुठभेड़ था जो हमारा हुआ था इन 2020, उसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए ये गलवान वॉर मेमोरियल एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, देन और उन सोल्जर्स की 20 ब्रॉन्ज स्टैचूज भी बनाई गई हैं। इसको भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव के तहत बिल्ड किया गया, यानी कि जो हमारी बैटलफील्ड टूरिज्म है उसी के तहत इसको डेवलप किया गया है। और रेड एंड ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर इसको पूरा बनाया गया है। जो सेंट्रल फिगर है उसकी शेप किस तरह की? त्रिशूल और डमरू, क्योंकि हिमालय है ना, तो शिवजी का वास है ऐसा हम मानते हैं, तो त्रिशूल और डमरू का शेप सेंट्रल पीस को दिया गया है। गलवान वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किए 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम शोक टनल इन लद्दाख। तो शोक टनल और काफी सारे प्रोजेक्ट्स को अभी इनॉग्रेट किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग शोक टनल। शोक टनल आपको पता होना चाहिए 920 मीटर का शोक टनल है और दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ती है, यहां इसको इनॉग्रेट किया गया। ये जो टनल है ये देखो दौलत बेग ओल्डी है, ये दौलत बेग ओल्डी इज लाइक अ हाई राइज प्लेट्यू। ठीक है, और यहाँ से एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। यहीं कहीं लिखा होगा मैंने, ये रहा दौलत बेग ओल्डी, स्ट्रैटेजिकली वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू है लद्दाख में, काराकोरम पास के पास में। सो शोक टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एक तो इस दौलत बेग ओल्डी को, और जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहां तक, हर वेदर में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी शोक टनल की वजह से। ठीक है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है और इसी का भी इनॉग्रेशन किया गया है। आर्मी सर्विस कोर ने अपना 265th कोर डे बेंगलुरु के अंदर ऑब्जर्व किया। ये आगे डलना रह गया, ये यहाँ पे है। सो आर्मी सर्विस कोर ये सबसे पुराना एक तरह से हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक आर्म है इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी जब ऑपरेट करती है, जब वो हमारे लिए तैनात रहती है बॉर्डर्स पे, तो वो अकेले वहाँ डटी नहीं रहती, उनके पीछे होते हैं सर्विस कोर। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान ये आर्मी सर्विस कोर रख रहा होता है, खाना पीना, जो भी हथियार चाहिए वो, एवरीथिंग, राइट। तो आर्मी सर्विस कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उन्हीं का 265th कोर डे बेंगलुरु के अंदर सेलिब्रेट किया गया। 1760 में एस्टैब्लिश हुई थी टू सपोर्ट द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं एंड द न्यूज इज न्यू डिफेंस MRO फैसिलिटी। नई डिफेंस MRO फैसिलिटी किसके लिए? C-130J सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट के लिए बेंगलुरु के अंदर एस्टैब्लिश की जा रही है। इट विल सून कम अप। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? नई डिफेंस MRO फैसिलिटी, MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। तो ये जो C-130J सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट है, इसी की मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल की फैसिलिटी बेंगलुरु के अंदर डेवलप की जा रही है। और कौन डेवलप कर रहे हैं? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन मिल करके, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉकहीड मार्टिन बनाते हैं। ओके, और हमने भी इसको इंडक्ट कर रखा है, हमारी इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के अंदर ये इंडक्टेड है। सो C-130J सुपर हरक्यूलीज के बारे में देखो, ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनको लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। यूएस एयरफोर्स में बहुत काम में लिए जाते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट है, बेसिकली सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ लोग भी बैठ के जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 12 C-130J सुपर हरक्यूलीज हैं। ठीक है, तो उन्हीं की MRO फैसिलिटी बेंगलुरु के अंदर सेटअप की जाएगी। आर्मी मैंने गलत बोला था, इंडियन एयरफोर्स के पास है।
नेक्स्ट देखिए, आईएनएस घड़ियाल। आईएनएस घड़ियाल, घड़ियाल वैसे किसे बोलते हैं? मगर, है ना। क्रोकोडाइल और घड़ियाल दो अलग अलग स्पीशीज होती हैं। सो आईएनएस घड़ियाल डिप्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सागर बंधु इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ऑपरेशन बंधु चलाया था। लास्ट मंथ आई थिंक हमने इसको पढ़ा था। उसी ऑपरेशन बंधु के तहत आईएनएस घड़ियाल को डिप्लॉय किया गया, इंडियन नेवल शिप घड़ियाल को। ठीक है, तो ये घड़ियाल अब आपको पता होना चाहिए मगर क्लास का एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल है, यानी कि बहुत बड़ा वेसल है। आप इस पे सामान, एयरक्राफ्ट्स, इम्यूनिशन सब कुछ रख के, और एम्फीबियस यानी लैंड तक जाकर के और ये सामान पहुंचाने के काम करता है। ठीक है, बाकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन वाटर एंड ऑन लैंड। सो आईएनएस घड़ियाल मगर क्लास का एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल है, 1997 में कमीशन किया गया था। तो ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट करने हो, व्हीकल, इक्विपमेंट या हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलाने हो, एम्फीबियस लैंडिंग करनी हो, गश्त लगानी हो, पेट्रोलिंग करनी हो, असिस्टेंस पहुंचानी हो, ये सब उसमें काम में लिया जाता है। किसने बनाया है? HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, साथ में GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स इन इंडियन नेवी है। कहाँ डिप्लॉयड रहती है ये? विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नेवल कमांड पे। ठीक है, उनको सर्व करती है। अभी इसको हमने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ में सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है, JV किया है, फॉर प्रोड्यूसिंग हैमर वेपन इन इंडिया। ये हैमर वेपन है। ठीक है, तो हैमर इज हाईली एजाइल, फटाफट बहुत अच्छे से फटाफट मूव करता है, एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये फुल फॉर्म है हैमर का। इसको AASM भी बोला जाता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल है बेसिकली। आप इसको एयरक्राफ्ट से छोड़ते हैं और जमीन पे आके विस्फोट करता है। और इसको डेवलप वैसे करता है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की। तो फ्रांस की इस कंपनी और BEL के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है कि हम ये वेपन्स इंडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 50-50 जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक है जी। और ये जो सैफरन है, ये जो हैमर है, इसको हम तेजस, रफाल, इन सब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे। सो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया को रिसीव हुए हैं। इंडियन आर्मी ने अपना फाइनल बैच रिसीव किया है। ठीक है, 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का हमने किस देश से लिए हैं? ये USA से। तो अपाचे कहाँ के हैं हेलीकॉप्टर्स? USA के हैं। और हमारी 6 यूनिट फ्लीट कंप्लीट हो जाएगी अब 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, जो कि जोधपुर राजस्थान में बेस्ड है। तो फाइनल जो हमको बैच लेना था अपाचे हेलीकॉप्टर्स का, वो हमने ले लिया है USA से। ठीक है, इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में देख लो। वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी हैं, मोस्ट एडवांस काउंट किए जाते हैं। और ऑफ कोर्स US ओरिजिन है। कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन नहीं है यहाँ पे, बोइंग है। और इंडिया के अलावा बहुत सारे और देश हैं जिन्होंने AH-64E अपाचे ले रखे हैं USA से। देन इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली कुछ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी जो हमने इंडिया में ही बनाई है उनको डिस्प्ले किया है, जैसे कि एकम AI, संभव। तो आपको एकम AI और संभव क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन आर्मी शोकेस वाइड रेंज ऑफ होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग विजय दिवस। कब आता है विजय दिवस? बताइए। जब 1971 वॉर में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था इंडिया के आगे, उस तारीख को हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। साल मैंने आपको बता दिया, तारीख आप बताओगे, पढ़ा चुके इंपॉर्टेंट डे में। ठीक है, क्लास वर्क क्वेश्चन है, बताइए विजय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो विजय दिवस के उपलक्ष्य पे ही हमने होमग्रोन टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले की, जैसे कि एकम AI। एकम AI, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने, कुछ इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है, तो अब आपको, और स्पेशली अगर डिफेंस रिलेटेड है, तो अब आपको दूसरे देशों के AI पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनके क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पे कुछ काम नहीं करना है। आप एकम AI का इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिजाइंड फॉर सेंसिटिव एनवायरमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते किसी और देश के AI का इस्तेमाल करके हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, उसके ऊपर काम करें, तो आप एकम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है संभव, पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो जिसमें अगर आप ऐसे एरियाज में हैं, आप कहीं भी हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से मोबाइल कनेक्टिविटी आ जाएगी।
ठीक है, तो इसको क्विकली रिमोट या डिजास्टर प्रोन एरियाज के अंदर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर जगह कम्युनिकेशन संभव है, संभव है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। देन AFMS दैट इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। न्यूज क्या है वो समझो। AFMS जो है उन्होंने लॉन्च किया है भारत का अपना पहला अभी तक का AI ड्रिवन, AI का इस्तेमाल करके हम कम्युनिटी में अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी ये बीमारी हो रही है तो उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, यानी ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अवेयरनेस या अवेयरनेस से ज़्यादा इसको अर्ली डिटेक्ट हो गई है तो अर्ली ट्रीटमेंट करके हम बहुत सारे लोगों की आईज की जो दृष्टि है, मतलब बेसिकली जो आई साइट है वो बचा सकते हैं। सो व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी? डायबिटीज की वजह से आपका जो, मतलब यहां से भी देख सकते हो लिखा हुआ है मैंने, आपका जो रेटिना है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर रेडनेस और इन्फ्लेमेशन और ब्लड का स्राव होने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 आपका रेटिना डैमेज हो जाता है, विजन चली जाती है। सो सीरियस आई कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के केस में, जहां हाई ब्लड शुगर होती है उससे रेटिना की टाइनी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं परमानेंटली। ओके, तो AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने इस AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इनिशिएटिव को नाम दिया है मधु नेत्र AI। मधु नेत्र AI ये AI है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और जिससे अर्ली डिटेक्शन और अगर रेफर करना है कि इस डॉक्टर के पास जाइए इलाज करवा लीजिए, वो सारा चीजें पॉसिबल हो पाएगा। मधु नेत्र AI। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया परमवीर दीर्घ एट राष्ट्रपति भवन। सालों की कलोनियल एक लेगेसी बोल दीजिए या कलोनियल इम्प्रिंट जो था हमारे राष्ट्रपति भवन पे, उसको चेंज किया गया है। अभी तक वहां पे कलोनियल फेसेस की फोटो थी, अब उनको हटा के परमवीर चक्र विजय जो जिनको मिला है 21 ऐसे परमवीर चक्र वाले हमारे योद्धा रहे हैं जो मार्टिर हुए हैं, जिन्होंने शहादत हासिल की, उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। ठीक है, और इस लगाई गई हैं और इसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया परमवीर दीर्घ यानी हॉल ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर दीर्घ 21 परमवीर चक्र विजेता हम कहें या सम्मानित जो हमारे सोल्जर्स थे उनकी फोटो यहाँ पे रहेगी राष्ट्रपति भवन में, और ये भी विजय दिवस पे किया गया। सो 21 परमवीर चक्र रिसिपिएंट्स की वहां पे पूरी पोर्ट्रेट्स लगाई जाएंगी। ICG शिप सार्थक मेक्स इट्स फर्स्ट पोर्ट कॉल एट ईरान छाबहार पोर्ट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है कौन सी? सार्थक, और अपना पहला पोर्ट कॉल किया है, यानी पहली बार वो पोर्ट पे पहुंची है। कहां पे? कौन सा पोर्ट है वो? छाबहार पोर्ट है। ठीक है, ईरान का छाबहार पोर्ट है। तो सार्थक एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के अंडर में आती है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। 2021 में सेवाओं में आई थी और वैसे कहाँ स्टेशन रहती है ये? पोरबंदर गुजरात। ओके, तो पोरबंदर गुजरात से ये छाबहार पोर्ट अपने पहले पोर्ट कॉल पे गई। DRDO has completed user trial of next generation आकाश मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन NG का सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। तो आकाश मिसाइल देखो जमीन से आसमान में वार करने के लिए होती है, तो हमारे एरियल थ्रेट्स कोई आ रहे हैं तो उनको कॉम्बैट करेगी। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल या डिफेंस सिस्टम है, DRDO ने इसको बनाया है। डिजाइनिंग और बनाने का काम DRDO का है, फिर प्रोडक्शन BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, एंड आकाश मिसाइल सिस्टम का ही सक्सेसर है, यानी उसी का एडवांस्ड वर्जन है न्यू जनरेशन NG नेक्स्ट जनरेशन। सो इंडियन फोर्स एयरफोर्स में आकाश मिसाइल 2014 से काम कर रही है, इंडियन आर्मी में 2015 से कर रही है, और इसी का एडवांस वर्जन नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल है। अब इसके कुछ फीचर्स देखिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन है तो लाइटर वेरिएंट है। ठीक है, पहले वाला 700 किलो से महंगा भारी था, अब ये 350 किलो ही है। इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, यानी इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हुए हम इस पे काम करते हैं। रेंज अप टू 30 किलोमीटर है। ऑल्टीट्यूड की बात करें सीधा तो 18 किलोमीटर्स तक। देन साइमल्टेनियस एंगेजमेंट, एक साथ 10 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, 10 एरियल थ्रेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। और मोबाइल और फिक्स्ड दोनों तरीके से आप इसको मूव करके इधर उधर भी ले जा सकते हो, फिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, आकाश मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन।
एक्स अग्निवीर कोटा फॉर बीएसएफ कांस्टेबल पोस्ट नाउ 50%, यानी बीएसएफ में जो कांस्टेबल पोजीशन के ऊपर हायरिंग होगी, रिक्रूटमेंट होगा, उसमें 50% कोटा रखा गया है एक्स अग्निवीर्स के लिए, जो अग्निपथ स्कीम के तहत पूरी अपनी 4 साल की सेवाएं देके वापस बाहर आ जाते हैं। वो हैं अग्निवीर, ऐसे अग्निवीर एक्स अग्निवीर कहलाते हैं, और उनको बीएसएफ में 50% कोटा दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली आया है यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो सभी सीएपीएफ में होगा धीरे धीरे, शुरुआत बीएसएफ से की गई है। तो रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन ग्रुप सी पोस्ट्स, ठीक है, तो सीएपीएफ की ग्रुप सी पोस्ट में रिजर्वेशन मिलेगा, शुरुआत बीएसएफ में कांस्टेबल पोस्ट से की गई है। इससे पहले 2022 के अंदर 10% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर के लिए अनाउंस किया गया था, अब 50% कर दिया है बीएसएफ में। और इनको जो फिजिकल टेस्ट होता है उससे भी एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन रिटन एग्जाम इनको भी देना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने एक्स अग्निवीर बोला है, तो अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर कौन होते हैं, ये समझना जरूरी है। ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है, कई बार पहले पढ़ चुके हैं, वापस से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जून 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो एवरेज एज है उसको कम करने के लिए, यंगस्टर्स ज्यादा जाएं उसके लिए, तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर यूथ का रिक्रूटमेंट ज्यादा हो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ अग्निपथ स्कीम को लाया गया। जो इसके तहत सिलेक्ट होते हैं उनको अग्निवीर कहते हैं। एज जो है वो 17.5 से 21 ईयर्स है, यानी इसी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं। देखो, काफी यंग एज है, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। सिर्फ पहला साल था जब 23 ईयर्स तक का एज क्राइटेरिया रखा गया था। 4 साल तक ये अपनी सेवाएं देते हैं, जिसके अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग एंड 3.5 ईयर्स की सर्विस इंक्लूडेड है। आफ्टर 4 ईयर्स 25% तक जो अग्निवीर है उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको परमानेंट सर्विसेज में डाला जाता है, बाकी सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। 75% एग्जिट कर जाते हैं। अब जो एग्जिट करते हैं उनको सेवा निधि मिलती है, एग्जिट बेनिफिट मिलता है। आपने 4 साल सेवाएं दी हैं, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 11.7 लाख लमसम मिलता है, टैक्स फ्री, उस पर आपको कुछ भी सरकार को नहीं देना है। इन 4 सालों के दौरान आपको तनख्वाह मिलती है 30,000 से लेके 40,000 तक की, ओके। इन हैंड सैलरी, इस सैलरी का 70% आपको हाथ में मिलता है, 30% सेवा निधि में चला जाता है जो आपको एग्जिट के टाइम मिलता है। पूरे सेवाओं के दौरान आपका इंश्योरेंस भी होता है 48 लाख रुपीस का, कुछ मिसहैप हो जाए तो आपकी फैमिली को मिलता है। उसके बाद आपको ऑफकोर्स, क्योंकि आप ट्रेंड हो, है ना, आपने 4 साल आर्म्ड फोर्सेस को दिए हैं, तो आपको कई जगह कोटा के तहत बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्कीम, ठीक है जी। तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है उसका बर्डन भी कम करने के लिए, ओवरऑल जो एज है वो यंग करने के लिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ अग्निपथ स्कीम लाई गई थी। सेंटर लॉन्चेस फर्स्ट एवर नेशनल वेपन डेटाबेस। अब देखिए, ऐसे हथियार होते हैं जो लाइसेंस हथियार हैं और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ एक लोगों के पास हो सकते हैं, लेकिन वो या तो चोरी हो गए हैं या गुम गए हैं या लूट लिए गए हैं। उन डेटाबेस, उन हथियारों का इलीगल इस्तेमाल रोकने के लिए ये डेटाबेस बनाया जा रहा है, ठीक है। सो लॉस्ट, लूटेड, रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस, ये नाम है इस नेशनल वेपन डेटाबेस का, ओके। सो सेंट्रलाइज डिजिटल रिपोजिटरी, जिससे कि गवर्नमेंट ओन्ड वेपन्स जो हैं, सरकार द्वारा ओन्ड, अगर वो लॉस्ट हैं, स्टोलन हैं, लूटेड हैं या रिकवर किए गए हैं, तो उनका पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट हो सके। और इसको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फॉर्मली लॉन्च किया, इस वेपन डेटाबेस को, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 जो कि नई दिल्ली में हो रही थी उस दौरान। प्रहलाद जोशी जो कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड ऑन बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम नेशनल कंज्यूमर डे पे लॉन्च किए हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब आता है? नेशनल फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस के बाद आता है। किसान दिवस 23 दिसंबर, कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर, ठीक है। तो 24 दिसंबर पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड ऑन बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम को लॉन्च किया है। अभी तक हमारे पास बॉम्ब को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था। क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, राइट जो किट पहनते हैं लोग बॉम्ब डिस्पोज करने जाते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन नहीं थे कि उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अब जाकर के IS 19445 2025 बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिक्वायरमेंट, ये स्टैंडर्ड्स BIS ने डेवलप किए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने।
यूनिफॉर्मिटी इन टेस्टिंग, जब आपको बॉम्ब की सूचना मिलती है तो उसको आपको टेस्ट करना है, या फिर जो यूनिफॉर्म बन रही है उसका सर्टिफिकेट कि ये क्वालिटी है उसके अंदर, प्रोक्योरमेंट, सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन, बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशंस हो, रिस्क जो एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स के साथ होता है, हैंड ग्रेनेड्स के साथ होता है, जैसे अभी जम्मू के अंदर हुआ था ना, आप जब बॉम्ब को डिस्पोज कर रहे थे उस टाइम ही वो ब्लास्ट हो गया, अरे तो हर एक चीज़ के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट पिनाका रॉकेट्स, पिनाका रॉकेट्स को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। पिनाका रॉकेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज टेस्ट हुई है। कितनी है पिनाका रॉकेट्स की सिस्टम की स्ट्राइक रेंज? 120 किलोमीटर। सो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 ITR चंदीपुर के अंदर इनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इंडिजिनसली बनाए गए हैं और ये रॉकेट वेरिएंट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का। इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ की अलग अलग लैब्स होती हैं, तो डीआरडीओ की ADRE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और साथ में कौन आई? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। तो पिनाका सिस्टम को अच्छे से चेक कर लिया गया है। इसकी रेंज हमने देखी है अप टू 120 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। देन RRU टू होस्ट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 डिसिप्लिन्स। ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हैं 2 साल में एक बार होते हैं, पहली बार इंडिया इनको होस्ट करेगा। और कौन इंडिया में भी? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो जिसका मेन कैंपस गांधीनगर गुजरात के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती है, ये होस्ट करेंगे 2029 के अंदर। ठीक है जी, चलिए इंटरनेशनल सेगमेंट पे आ जाते हैं। तो पहली न्यूज देखिएगा, ट्रंप ने गोल्डन फ्लीट को अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी यूएसए गोल्डन फ्लीट लॉन्च करेगा। सो व्हाट इज दिस गोल्डन फ्लीट? गोल्डन फ्लीट इनिशिएटिव बेसिकली मॉडर्नाइज्ड नेवल फ्लीट है पूरी, जिसके अंदर बहुत एडवांस्ड नेवल वेसल्स और मॉडर्नाइज्ड वेसल्स को लॉन्च किया जाएगा। तो मैरीटाइम डोमिनेंस अमेरिका की बढ़े, चाइना को काउंटर करने के लिए ये गोल्डन फ्लीट। गोल्डन डोम भी किसने बोला था? यूएस ने बोला था हम गोल्डन डोम तैयार कर रहे हैं, तो गोल्डन फ्लीट भी इन्हीं की है। ठीक है, तो इसमें न्यू लार्ज वॉरशिप्स बनाई जाएंगी और कहा जा रहा है कि ये ट्रंप क्लास की वॉरशिप्स होंगी, अभी कहा जा रहा है। तो इनको बैटलशिप कहा जाएगा और गोल्डन फ्लीट का फ्यूचर रहेंगी ये, मतलब अभी तक की बहुत बड़ी बड़ी वॉरशिप्स बनाई जाएंगी। ठीक है, फास्टेस्ट, बिगेस्ट, 100x मोर पावरफुल देन दी एग्जिस्टिंग बैटलशिप्स। फाइन, इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह सब लगी हुई होंगी। देन देखिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप किया है? अभी डेवलप करके टेस्ट कर लिया है यूएस ने। तो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी और नेवी ने मिल करके इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कर ली है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन की। हाइपरसोनिक यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज ये जाते हैं। तो कंट्री का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जो मिसाइल है लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रूमन इन्होंने डेवलप की है और टेस्टिंग अभी आर्मी और नेवी ने कर ली है और इस्तेमाल इसको यूएस करने वाला है। ठीक है, देन ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। ऑपरेशन, क्या नाम है ऑपरेशन का? हॉक आई स्ट्राइक। किसने किया, कहां किया? यूएस ने किया, और सीरिया में जो ISIS है उसके ऊपर किया गया है। तो ISIS इन सीरिया में सीरिया की ही मदद से यूएस ने ऑपरेशन हॉक आई, बाज की आंख, हॉक आई चलाया, जिसके तहत जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट थे ISIS के उनको निशाना बनाया गया है, बिकॉज उससे पहले यूएस ट्रूप्स और अमेरिकन सिविलियंस के ऊपर थोड़ा अटैक IS ने किया था। बस इतना ध्यान रखेंगे। देन फाइनली, यस दिस इज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज, फिर हम रिकॉल क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। पाकिस्तान नेवी गेट्स सेकंड MIL GEM क्लास शिप मेड बाय तुर्की। तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत 4 MIL GEM क्लास शिप्स पाकिस्तान के लिए तुर्की बनाएगा। 2 तो तुर्की बना के देगा और 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा जो पाकिस्तान खुद बनाएगा, और ये अग्रीमेंट 2018 में हुआ था। ठीक है, तो पहली जो शिप थी PNS बाबर, वो 2025 में शुरुआत में कमीशन हो गई थी। अब दूसरी सेकंड MIL GEM क्लास शिप है जिसका नाम है PNS खैबर। तो बाबर के बाद खैबर ऑफिशियली हैंडओवर कर दी गई है पाकिस्तान को।
और अब जो रिमेनिंग 2 हैं वो पाकिस्तान में ही बनाई जाएंगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। आगे बात समझ में? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट जितनी भी डिफेंस न्यूज हमें दिसंबर से पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली हैं। ऑल दी कैटेगरीज ऑफ डिफेंस कवर्ड। अब चलिए जल्दी से आपका लेते हैं रिकॉल टेस्ट। आंसर कीजिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। ओके, हरिमऊ शक्ति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, याद आ गई हरिमऊ शक्ति, हरि विष्णु जी को हम कुछ कर रहे थे। तो क्या 5th एडिशन हरिमऊ शक्ति का मलेशिया के अंदर पहंग में हुआ है? सोचो। नहीं, हम मलेशिया तो नहीं गए कोई एक्सरसाइज करने, राजस्थान में हुआ था, राइट? तो ये गलत हो जाएगा। क्या ये बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है? नहीं, मालदीव्स नहीं, मलेशिया के बीच में। हरि को हम माला पहना रहे थे, तो दोनों ही रॉन्ग है, करेक्ट तो कोई है ही नहीं। सो डी विल बी द राइट आंसर, नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही करेक्ट नहीं है। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा मोहतम डे इज सेलिब्रेटेड बाय बीएसएफ ऑन विच डेट? बीएसएफ राजा मोहतम डे कब मनाती है? आंसर क्या होगा? December 11th, सी। यस, ओके। द पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड्स? समुद्र प्रताप जो आईसीजी की सबसे बड़ी शिप है, वो किसने बनाई है? आंसर वुड बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यस। देन मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की क्या है? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर्स, पढ़ा था ना हमने अभी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईएनएसवी कौंडिन्य। कौंडिन्य वो स्टिच शिप, ओके, करेक्ट बताना है। इट्स सेल्स कैरी मोटिव्स ऑफ गंध भैरुंड एंड सन। क्या उसके जो सेल्स हैं उन पे गंध भैरुंड और सूरज की मोटिव से छपाई या पिक्चर थी? यस। शिप डिजाइन इज बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी वेसल डिपिक्टेड इन बाग केव पेंटिंग। बाग केव में जो पेंटिंग्स थी उनसे लिया गया है क्या हमने डिजाइन? अजंता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ पहला राइट है, ए विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, सो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? राइट। और जाते जाते एक और क्लास होमवर्क क्वेश्चन है आपका, 2 होमवर्क क्वेश्चन है आज के। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 यानी 2nd एडिशन है ये, जो अभी न्यूज में था, वो कौन से देशों के बीच की एक्सरसाइज है? डेजर्ट साइक्लोन 2। ठीक है, तो ये हो गया डिफेंस सेगमेंट। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे सेगमेंट में। जो बच्चे एनसीईआरटी या स्टेट पीएससी का कोर्स चेकआउट करना चाहें पर्चा मैप पे कर सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सो मेनी एग्जामिनेशन, और स्टेट पीएससी इंडिया का पहला अपनी तरह का ऐसा कोर्स है जहां 15 स्टेट्स की तैयारी एक कोर्स के अंदर करवाई जाती है, बिकॉज सिर्फ स्टेट जीके डिफरेंट होती है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही कोर्स लेकर के और बहुत सारे स्टेट को तैयार करके एग्जाम दे सकते हैं, जो कि देना भी चाहिए, बिकॉज वाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद 1 स्टेट, जबकि 70-75% तैयारी सारे स्टेट पीएससी की कॉमन होती है। यस, लाइफ टाइम वैलिडिटी है दोनों में। ठीक है जी, तो ये हो गया डिफेंस। जल्दी मिलेंगे अगले सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।